वेलकम बैक वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर अड्डा में। दोस्तों आज से हम अपने वीडियो सीरीज जो शुरू करने वाले हैं वो हमारे एसएससी सीएचएसएल ऊपर के ऊपर, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है वो जीएस के उसको हम देखेंगे। सिर्फ हम पेपर्स को नहीं देखेंगे, उसमें उसके आने वाले आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें क्या और अपडेट्स हुए हैं और भी क्या एडिशनल चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं, उनको भी हम कवर करते हुए देखेंगे। देखिए एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनकी जो सबसे खास बात होती है, अगर उनको आपको तैयारी करनी है एसएससी के एग्जाम्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपको प्रिपेयर करना होता है वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जीएस के अंदर तो इनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्योंकि एसएससी बहुत जल्दी, जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म होगा, कोविड की वजह से ये लॉकडाउन जो भी शुरू हो चुका है, और जैसे ही एग्जाम्स के लिए माहौल बनेगा, सीएचएस का वो फर्स्ट एग्जाम होगा जो होने वाला है, जिसलिए हम लोग अभी से ही सीएचएस के पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और आप लोग इस सेशन को बहुत एंजॉय भी करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। YouTube के अलावा आप हमसे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप वहां से सीधे लिंक पे टच कीजिए और सीधे आप हमारे वो जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। सीएचएसएल के अलावा अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी आ चुकी है जो है आईबीपीएस आरआरबी की। देखिए आईबीपीएस आरआरबी के लिए हम लोग जीए के पेपर के लिए यहाँ पे डिस्कशन सुनने शुरू करने वाले हैं, और वो भी डिस्कशन होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स का। साथ में आरआरबी पे हम लोग बैंकिंग टर्म्स और एब्रिविएशन के लिए भी एक सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो भी बैंकिंग टर्म्स होते हैं उनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम एसएससी सीएचएसएल यानी कि जो 10+2 का एग्जाम होता है उसके हम पेपर कौन सा, तो जीएस का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। और आज जो पेपर डिस्कशन कर रहे हैं वो कब का है, तो वो है 11 जुलाई 2019 का, जो कि तीसरे शिफ्ट का पेपर है। इस पेपर के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन हैं। जल्दी से हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसको भी देखते रहेंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। उससे पहले तो पहला क्वेश्चन, तो आप पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गोल्डमैन पुरस्कार जो रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था, खाली स्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप होंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे। क्वेश्चंस के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे टाइमर दिखेगा। ये टाइमर 5 सेकेंड का है, आपको 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा आपको आंसर करने के लिए। उसके बाद आपको इसके आंसर बताए जाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम टाइमर को शुरू करते हैं और जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। तो टाइम अप। अब देखिए यहाँ पे गोल्डमैन पुरस्कार की बात कर ली जाए, भाई देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि गोल्डमैन पुरस्कार की स्थापना किसने की, रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन ने। और कब की, 1989 में। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि ये किस क्षेत्र का है, तो एजुकेशन, एनवायरमेंट, पेंटिंग या म्यूजिक। तो ये किस क्षेत्र का है, ये इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के लिए दिया जाता है। और रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन पुरस्कार हर साल टोटल 6 व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये जो गोल्डमैन अवार्ड्स है इसने पूरे वर्ल्ड को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और हर पार्ट से एक इंसान को ये प्राइज दिया जाता है। लास्ट 2019 में दिया गया था। तो ये इन्वायरमेंट के सेक्टर में दिया जाता है। अब इसको देखिए क्या कहा जाता है, तो भाई इसको ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार सब लोग जानते हैं, तो इस गोल्डमैन प्राइज को हम लोग ग्रीन नोबेल के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन की बात कर लिए किस सेगमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के पीयू चित्रा ने 1500 मीटर में फोक्सफैम ग्रांड पी 2019 फिल इन द ब्लैंक्स में आयोजित में स्वर्ण पदक जीता। यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि वो कहाँ आयोजित किया गया था, और आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपका टाइमर शुरू होने वाला है। तो टाइम अप। अब इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वीडन। देखिए यहाँ पे ये स्वीडन के अंदर में जो आपका फॉक्सहैम ग्रैंड पिक्स जो है, ये एक एथलीट कंपटीशन है जो कि आयोजित किया गया था, और भारत की ओर से पीयूष चित्रा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है 1500 मीटर रेस में। इसके अलावा जॉनसन एंड श्री शंकर ने सिल्वर मेडल जीता है इस गेम में। इसको आप याद रखिएगा। और ये किस अब सेगमेंट का है, तो ये भी है करंट अफेयर्स का। यानी अभी तक 2 क्वेश्चन और दोनों करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फिल इन द ब्लैंक्स को फांसी दी गई। ऑप्शंस आपके सामने हैं।
यहाँ पे आपसे डेट पूछे जा रहे हैं कि भाई किस डेट को इन लोगों को फांसी दी गई। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हम शहीद दिवस भी मनाते हैं। तो दोस्तों सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन डी 23 मार्च 1931 को। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप ये जान लीजिए कि इन लोगों को एक्चुअल में 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों के अंदर इतना खौफ पैदा हो गया कि उन्होंने 11 घंटे पहले ही इन लोगों को फांसी दे दिया, 23 मार्च को ही। और ये फांसी कहाँ दी गई थी? तो लाहौर जेल में दी गई थी। ये क्वेश्चन किसका है? तो ये क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले दो विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग क्रिकेट के फैन हैं, आराम से आप बताएंगे। जल्दी से आंसर करिए। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने पहले दो जो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हुए थे वो जीता था। और उस समय इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को हम लोग प्रूडेंशियल कप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और आपका क्वेश्चन बनता है कि भाई प्रूडेंशियल कप या फिर वर्ल्ड कप को हम पहले किस नाम से जानते थे? तो ये प्रूडेंशियल कप कहे जाते थे। और उस समय ये तीन प्रूडेंशियल कप के नाम से ये 3 बार आयोजित किए गए हैं। कब कब? 1975, 79 और 83। तो 75 और 79 में वेस्ट इंडीज ने जीता है और 83 में इंडिया ने जीता था प्रूडेंशियल कप। और ये तीनों कहाँ पे हुए? इंग्लैंड में हुआ था, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद जो 1987 में वर्ल्ड कप किया गया था वो इंडिया और पाकिस्तान ने उसको ज्वाइंटली होस्ट किया था। यानी कि इंग्लैंड के बाद सीधे भारत ही वो होस्ट करने वाला, क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपको क्लासेस में बहुत बार पढ़ाया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है। भाई कौन सा इसमें उत्तर प्रदेश में है? तो इसका सही जवाब क्या है? दुधवा। बहुत सिंपल, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सबको पता है कि सिर्फ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर ली जाए, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर ली जाए, तो इनकी संख्या टोटल 23 है उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप नोट करते रहिएगा। ये क्वेश्चन किसका है? तो ये क्वेश्चन है जियोग्राफी से। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो हिस्ट्री का था। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे? भाई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इनमें से कौन नहीं रहे हैं? ऑप्शन आपके सामने है, एम एस गिल, मनमोहन सिंह, एम नरसिम्हन और डी सुब्बा राव। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है एम एस गिल। देखिए एम एस गिल की हम बात कर ले तो इनको पद्म विभूषण दिया गया है और ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है। अब इन तीनों लोगों की बात कर ली जाए तो मनमोहन सिंह आपको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। ये 15वें गवर्नर थे, उनका टर्म क्या था? 1982 से 85 का। सुब्बा राव जी की बात की जाए तो 2008-2013 यानी कि रघुराम राजन जी के बनने के पहले डी सुब्बा राव ही हमारे आरबीआई के गवर्नर थे और ये 22वें गवर्नर थे। और 13वें गवर्नर थे एम नरसिम्हन, जो कि मई 1970 से नवंबर 1970 तक इसके गवर्नर रहे थे। अब इस क्वेश्चन की बात कर जाए किससे है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपको इकोनॉमिक्स के सेगमेंट से। हेलेनिस्टिक शब्द निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उलझाने के लिए दिया गया है, या ये क्वेश्चन एक्चुअल में वर्ल्ड हिस्ट्री से है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं कि हेलेनिस्टिक शब्द निम्न में से किस देश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रीक। अब देखिए हेलेनिस्टिक है क्या? तो ये एक पीरियड है, ये एक समय काल है। और किस समय काल को कहते हैं? तो जब रोमन एम्पायर का इमरजेंस हुआ था, यानी कि उत्थान जब रोमन एम्पायर का होता है, उसी काल को हम लोग हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं, जिसकी शुरुआत एलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर महान के बाद होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइस की, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। और इनपुट डिवाइस होता क्या है? तो देखिए दो तरीके की डिवाइसेस होती हैं, एक कहलाती है इनपुट डिवाइस और दूसरी कहलाती है आउटपुट डिवाइस। देखिए वैसी डिवाइस जो कंप्यूटर से चीजों को बाहर निकाल दे उसको आउटपुट कहेंगे। जैसे जैसे आपके हेडफोन क्या करती है? कंप्यूटर के अंदर की साउंड को बाहर
सराउंड इन्वायरमेंट में लाती है। ठीक है, उसी तरीके से आपका प्रोजेक्टर क्या करता है, वीडियो को बाहर इन्वायरमेंट में लाता है। तो भाई कंप्यूटर से बाहर निकालते तो आउटपुट, और ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर बाहर की चीजों को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उनको हम इनपुट कहेंगे। जैसे कि वेबकैम क्या करता है भाई, बाहर के पिक्चर को ये कैप्चर करके कंप्यूटर के अंदर डालता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ए बायोकेमिकल कंपाउंड इज, एक बायोकेमिकल कंपाउंड यानी कि एक जैव रासायनिक यौगिक क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, आपका टाइम शुरू होता है। देखिए ये बहुत ही एक बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हम जब बात करेंगे बायोकेमिकल कंपाउंड की, तो अगर आपने बायोलॉजी को थोड़ा बेसिक से पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। भाई बायोकेमिकल कंपाउंड होता क्या है, तो बायोकेमिकल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं जो कि सेल्स को बनाते हैं और हमारे शरीर को चला रही होती हैं, जो जैविक क्रियाएं हैं उनको चलाती हैं। तो ऐसे चीजों को हम बायोकेमिकल कंपाउंड कहते हैं। और ये होता क्या है, तो ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड होता है जो कि लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, एक बायोकेमिकल कंपाउंड है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि 2018 BWF टूर फाइनल्स मेन सिंगल वाज वोन बाय। ठीक है, 2018 BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स पुरुष एकल किसके द्वारा जीता गया था। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और टाइम शुरू होता है अब। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है और किस सेगमेंट से है, तो स्पोर्ट्स के सेगमेंट से है। इसके पहले भी करंट अफेयर्स से स्पोर्ट्स की सेगमेंट में एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीयू चित्रा वाला, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी सी यूकी 2018 का BWF वर्ल्ड टूर जो है वो जीता हुआ था। एक्चुअल में वर्ल्ड टूर जो है टोटल 26 कंपटीशन का एक कंपाइलेशन होता है। ठीक है, तो 26 टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके बाद ये वर्ल्ड टूर कंप्लीट होता है। अब देखिए 2019 की बात कर ली जाए तो 2019 में मेंस कैटेगरी में इसके विजेता रहे हैं केंटो मोमोटो जो कि जापान के हैं, और 2019 महिला जो है वो श्रेणी में सेन यूफेई इसकी विजेता रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भारत में बैंकिंग प्रणाली के संबंध में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है। आप लोग बैंक जाते हैं, बैंक में आप लोग हमेशा देखते हैं आरटीजीएस और एनईएफटी, ये दो शब्द आप सुनते रहते हैं, आरटीजीएस और नेफ्ट। तो ये क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स के सेगमेंट से और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। और अगर जो भी आप लोग बैंक में जाते हैं तो आप सबको पता हो कि आरटीजीएस क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब क्या है, तो भाई ऑप्शन डी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, हम लोग आरटीजीएस को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। एक्चुअली में है क्या, तो ये एक ट्रांजेक्शन, ठीक है, हम बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैंक वाले पैसे ट्रांसफर करते हैं, ये ट्रांजेक्शन का एक मीडियम है आरटीजीएस। और आरटीजीएस में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसकी टाइमिंग और उसकी लिमिटेशन। तो याद रखिए कि आरटीजीएस की टाइमिंग होती है 7 AM to 6 PM, और इसकी लिमिटेशन क्या है, तो भाई मिनिमम 2 लाख रुपए आरटीजीएस के अंदर डाले जा सकते हैं, जबकि मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और यही अगर 2 लाख से कम का होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, नेफ्ट कहेंगे। ठीक है, और 2 लाख से अधिक का है तो हम क्या कहेंगे, आरटीजीएस कहेंगे। तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ASCII का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, और सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये एब्रिविएशन से क्वेश्चन पूछा गया है और एक तरीके से ये भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है। और हम बात कर ले कि तो देखिए एएससीआई के बारे में आपको बहुत कुछ नहीं जानना, बस इसका फुल फॉर्म ही आप जानिए, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। भाई टोटल 128 सिंबल्स इसमें यूज होते हैं एएससीआई जो कोड है इसको लिखने में। क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जून 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर कौन सा नया मंत्रालय बनाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है और मुझे लगता है कि आप में से सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति
शक्ति मंत्रालय की स्थापना मई 2019 में की गई थी और ये जो है दो मंत्रालयों को मिला के किया गया है। कौन कौन है भाई? तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन दोनों को मिला के जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई। और भारत के पहले जल शक्ति मंत्री कौन बने? गजेंद्र सिंह शेखावत। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा फरवरी 2019 में आए बजट में इसकी घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं रखा है कि द फेमस तंगलिया सॉल इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। भाई तंगलिया सॉल भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पे टंगलिया सॉल्व की बात करेंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है जियोग्राफी और उसमें भी क्या करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। तो टंगलिया सॉल्व कहाँ का है? तो भाई ये गुजरात का है और इसे जीआई टैग दिया गया है भारत सरकार के द्वारा 2019 में, तभी पूछा गया है क्योंकि जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए ये जो है ये टंगलिया सॉल्ट बनाता कौन है? तो ये डंगसिया कम्युनिटी, एक ट्राइबल कम्युनिटी है डंगसिया जो कि गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में रहती है, वही इसे बनाती है और भारत सरकार ने जीआई टैग दिया तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन पूछ रखा है कि 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले मशहूर मधुबनी कलाकार कौन है? मधुबनी पेंटिंग्स का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, ये उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और एक तरीके से ये भी क्वेश्चन जियोग्राफी के साथ साथ में चला जाता है, कहाँ पे? करंट अफेयर्स के अंदर में। तो भाई किसे दिया गया था? तो ऑप्शन डी सीता देवी। सीता देवी को 1984 में बिहार रत्न दिया गया था और ये पहला ऐसा ओकेजन था जब मधुबनी पेंटिंग्स को इतना बड़ा प्रोजेक्शन मिलता है। सीता देवी वो पहली महिला बनती है मधुबनी पेंटिंग्स की आर्टिस्ट, पहली आर्टिस्ट बनती है जिनको इतना बड़ा प्रोजेक्शन मिलता है और फिर मधुबनी पेंटिंग दुनिया के सामने आती है, इसको रिकॉग्निशन दिया जाता है। बाद के टाइम में सीता देवी को पद्मश्री आ गया भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा इसमें जो बाकी के नाम दिख रहे हैं, गंगा देवी, महासुंदरी देवी और शशिकला देवी, ये तीनों लोग भी मधुबनी पेंटिंग्स की ही आर्टिस्ट हैं और इनमें से गंगा देवी और महासुंदरी देवी को भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जबकि शशिकला देवी को नेशनल अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये बिहार रत्न ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि ये मधुबनी पेंटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और मधुबनी पेंटिंग अभी बहुत ही जो है रिसेंट न्यूज में है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रखा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख राज्य कर है। अब ये क्वेश्चन चला जाता है इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दिखा हुआ है, भाई राज्य कर कौन सा है? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि इसमें कौन सेंट्रल टैक्स है और कौन स्टेट टैक्स है, फिर आपको अपने आप आंसर पता चल जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन है। ये प्रमुख राज्य कर है। देखिए कस्टम ड्यूटी, कस्टम डिपार्टमेंट भारत सरकार का होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार का होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स होता है। तो भाई राज्य सरकार स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन टैक्स वसूलती है। क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय नौसेना का वह जहाज जिसने 8वीं भारत म्यांमार समन्वित गश्ती में भाग लिया, यानी कि जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग की जाती है तो उसमें भाग लेने वाला भारतीय जहाज कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब है ऑप्शन डी आईएनएस सरयू। इसके अलावा आप देखिए जो 8th इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेट पेट्रोल हुआ था ये पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था, 2019 मई में हुआ था ये। और आईएनएस सरयू सरयू के अलावा आईएनएस गंगाराम ये दूसरा भारतीय जहाज है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। द राइट पल्मोनरी आर्टरी, दाएं फेफड़े की धमनी। अब ये क्वेश्चन कहाँ से? भाई बायोलॉजी से है। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पूछ रहा है कि ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से क्या होती है। जल्दी से आंसर दीजिए, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको बताया गया है। तो भाई देखिए इसका सही जवाब क्या? ऑप्शन है लॉन्गर देन लेफ्ट। ये बाईं ओर की धमनी से लंबी होती है। ठीक है, चलिए अब ये करती क्या है भाई? तो ये हमारे राइट वेंट्रिकल से, यानी कि जो हमारा हार्ट है इसके 4 चेम्बर है, तो ये हो गया आपका राइट। अब ये हो गया राइट आर्टरियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां नीले। दायां नीले से ये डीऑक्सीनेटेड यानी अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है? फेफड़े में ले जाती है। ठीक है, क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है और इसके ऊपर हम लोग वीडियोस भी आगे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एन आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच इनमें से कौन सा द्वीप है? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी
कच्छ द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है और सबसे बड़ी बात कि ये एक विवादित द्वीप है। श्रीलंका भी इसके ऊपर क्लेम करता है, भारत भी क्लेम करता है। एक्चुअल में इसकी हिस्ट्री बताती है कि जो कच्छ द्वीप है वहां पे पहले एक राजा शासन किया करते थे जो तमिलनाडु के थे। तो भाई भारत कहता है कि इसकी हिस्ट्री मेरे पास है, जबकि श्रीलंका कहता है कि भाई मेरे पास है। और ये है कहाँ पे भाई, तो पाक स्टेट, पाक जलदमरू मध्य में है। इसके अलावा आपको 3 यहाँ पे और नाम दिख रहे होंगे, इलाग्रैन, दीवार और चुराहो। ये तीनों द्वीप हैं और ये तीनों द्वीप गोवा में है। क्वेश्चन दे रखा है कि हम्पी विजयनगर की प्राचीन राजधानी कहाँ स्थित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विजयनगर की राजधानी जो हम्पी थी वो कहाँ है, तो ये कर्नाटका में। और कर्नाटका में भी कहाँ पे है, तो ये साउथ कर्नाटका यानी कि दक्षिण कर्नाटका में है हम्पी। अब देखिए हम्पी को 1986 में विश्व यूनेस्को विरासत धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। तो हम्पी कहाँ पे भैया, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आ रहा है हिस्ट्री से। देखिए यहाँ पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक। शास्त्रीय कर्नाटिक यानी कि कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत के लिए कौन फेमस है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए सही जवाब क्या है इसका, तो ऑप्शन सी बाल मुरली कृष्ण। ये कर्नाटक संगीत के शास्त्र में शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर ले भाई, तो इनको दिया जा चुका है पद्म भूषण कब, 1991 में। इसके अलावा 3 और नाम है, पंडित शिव कुमार शर्मा। अब ये संतूर संतूर बजाते हैं और इनको भी पद्म भूषण जा चुका है। पंडित कुमार गंधर्व की बात कर ली जाए तो भाई इनके ऊपर 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्टल स्टैम्प जारी कर दिए है। यानी सोचिए कितने इंपॉर्टेंट ये पर्सनल हैं। तो इन डेटा को भी आप नोट करते चलिए। और रविशंकर जी की क्या बात करें, इन्हें तो भारत रत्न दिया गया है 1999 में और ये सितार प्लेयर है, सितार वादक थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्वेश्चन कहाँ चला गया, जियोग्राफी में चला गया। और कौन सा नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जी हाँ, सही जवाब क्या है इसका, तो भैया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इनमें से प्राकृतिक गैस नहीं है, इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पे और भाई प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर ली जाए तो CO2 होता है, मीथेन होता है। ठीक है, CO2 होता है, मीथेन होता है, वाटर वेपर होता है यानी कि जलवाष्प होता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस होते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भाई केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से आंसर करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन डी शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। और क्वेश्चन किसका है, तो ये भी जियोग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि गंडीकोट्टा घाटी जिसे भारत का ग्रैंड कैनियन के रूप में भी कहा जाना जाता है वो कहाँ पे है। ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी के किनारे पे है। पेन्ना नदी की बात की जाए तो भैया ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। पेन्ना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंडीकोट्टा जिसको भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है वो कहाँ है, तो वो है आंध्र प्रदेश में। देखिए कैनियन क्या होते हैं, तो भाई पहाड़ों के बीच में नदियां क्या करती हैं, पहाड़ों के बीच में बहती हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सा सुरंग जैसे एक बड़ा सा पहाड़ों के बीच में आपने देखे होंगे सुंदर सुंदर एकदम पहाड़ होते हैं और पहाड़ों के बीच नदियां घूम घूम के बहती रहती है, तो इसे ही हम कैनियन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि द पैसिफिक वैनगार्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज ये मई 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी गुआम में। गुआम में इसका आयोजन किया, तो इसमें शामिल होने वाले देश 4 थे, कौन कौन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और यूएसए। गुआम की बात कर लिया तो भैया यूएस के द्वारा अधिकृत ये एक आइलैंड है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो आप कह सकते हैं कि ये प्रशांत महासागर में है गुआम। ठीक है, देखिए ये 25 क्वेश्चन रहे जो कि हमारे 11 जुलाई के पेपर के हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे और भी अगला पेपर करने वाले हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से हम लोग कम्प्रिहेंसिव जो है इसके अंदर लेके जाए। देखिए इसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जा रही है, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सही से देख लें तो सबसे अधिक क्वेश्चन किससे पूछे गए, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी से। देखिए करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत कुछ मिलता है ऑनलाइन। हम लोगों ने करंट अफेयर्स के लिए फेसबुक के ऊपर अपना एक सीरीज शुरू किया है जिसके अंदर आपको डेली करंट अफेयर्स सिर्फ उतने ही
आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो, उतने ही करंट अफेयर्स डेली पोस्ट किए जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके वहाँ पे पोस्ट को चेक कीजिए, पोस्ट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वहाँ पे फेसबुक के पेज को भी आप ज्वाइन कर दीजिए ताकि आप डेली इस करंट अफेयर्स को पा सके। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब